हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसीएस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज का 2 अक्टूबर का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अक्टूबर 2025 में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? यानी एनसीसी के नए जो डायरेक्टर बने हैं, कौन बने हैं? ये ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा, सी ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स और लेफ्टिनेंट जनरल पीएन अनंत नारायण। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। जो जनरल वीरेंद्र वत्स है ये बने हैं अभी हाल ही में किसके? तो एनसीसी के नए चेयरमैन बने हैं। ठीक है, अब हम देख लें कि एनसीसी के बारे में अगर देखें तो एनसीसी की जो स्थापना कब की गई थी? तो 16 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। जो एनसीसी एक्ट 1948 के अंतर्गत बनाया गया था। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली है। वहीं अगर इनका सूत्र या मोटो की बात करें, एकता और अनुशासन यानी यूनिटी एंड डिसिप्लिन इनका मोटो है। और जो है हर साल ये नवंबर के चौथे रविवार को यह मनाया जाता है। और यह अभी तक सबसे ज़्यादा वर्दीधारी युवा संगठन है। वर्ल्ड का फेमस सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो यूनिफॉर्म वाला ये चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में दे रखा है कि डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा जनरल वीरेंद्र वत्स को इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, 16 जुलाई 1948 की इसकी स्थापना की थी। यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव द कंटिन्यूशन ऑफ द बायोमेडिकल रिसर्च कैरियर प्रोग्राम। यानी बायोमेडिकल रिसर्च कैरियर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, उसका थर्ड फेज लॉन्च किया गया है। तो विच ऑर्गेनाइजेशन आर इम्प्लीमेंटेड दिस प्रोग्राम इन पार्टनरशिप? तो कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है और किसके साथ जुड़ के ये कर रहा है? तो पहला ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड WHO, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, या सी है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड वेलकम ट्रस्ट UK थ्रू द इंडिया एलायंस। थ्रू द इंडिया एलायंस। तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? या डी ऑप्शन है नीति आयोग के साथ? तो नहीं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो UK का एक जो ट्रस्ट है वेलकम ट्रस्ट और इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन दोनों ने मिल के ये बनाए कि बायोमेडिकल रिसर्च कैरियर प्रोग्राम लाए हैं। और ये किस लिए लगे? ताकि हम इसके अंदर ना इनोवेशन कर सकें। क्या? इनोवेशन कर सकें और जो स्किल डेवलपमेंट कर सके और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो बायोमेडिकल से रिलेटेड। तो इसी चीज़ के लिए हम लोगों ने इसके साथ अंडरस्टैंडिंग किया। और ये कितने साल के लिए किया गया है? तो 5 साल के लेके, के 2025 से लेके 2025-26 से लेके 2030-31 तक ये किया गया। थर्ड फेज है। फर्स्ट फेज की अगर बात करें तो ये 2007-8 में ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, ठीक है। अब इसमें टोटल कॉस्टिंग की बात करेंगे तो टोटल कॉस्ट जो देखेगा इसका कितना है? टोटल कॉस्ट दिया तो 1500 करोड़ रुपया है। ठीक है, इसमें से अगर देखिएगा कि इंडिया का जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट कितना कर रहा है और UK बेस्ड जो है, तो ये इंडिया का 1000 करोड़ है और इसका 500 करोड़ है। ठीक है, टोटल कॉस्ट है 1000 DBT कर रही है वेलकम ट्रस्ट जो 500 करोड़ रुपए दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव है यही कि फेलोशिप, ग्रांट, कैपेसिटी बिल्डिंग और बायोमेडिकल रिसर्च इंडिया के अंदर प्रमोट करना है। इसी चीज़ के लिए तैयार किया गया है। ये हिंदी में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायोमेडिकल रिसर्च कैरियर प्रोग्राम के थर्ड की मंजूरी दी है। यह कार्यक्रम किन संस्थाओं के समझौते में लागू किया है? तो यह देखिए DBT और वेलकम ट्रस्ट UK के साथ ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पर उसकी चीज़ें दी गई है, आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगला है, अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट 2023, तो हाईएस्ट शेयर ऑफ द सुसाइड इन इंडिया। तो इसकी रिपोर्ट जो आई है अभी NCRB के, तो उसके अकॉर्डिंग सुसाइड का सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, B ऑप्शन है महाराष्ट्र, C ऑप्शन है केरला और D ऑप्शन है आपका वेस्ट बंगाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा B, महाराष्ट्र में जो है सबसे ज़्यादा डेथ, सुसाइड डेथ देखे गए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखे गए हैं। वहीं अगर हम परसेंट रेट की बात करें तो अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार जो है हमारा वहाँ सबसे ज़्यादा देखा गया है। ठीक है, और ये जो देखेगा कि अगर रिपोर्ट की अगर हम लोग माने तो लगभग जो टोटल सुसाइड में है 0.3% की इंक्रीमेंट हुआ है अगर हम कंपेयर करें 2023 के मुकाबले में।
और अगर सबसे ज़्यादा बात करें कि यूनियन टेरेटरी किस स्टेट में है सुसाइडल रेट, तो अंडमान निकोबार आइसलैंड। अगर यूनियन टेरेटरी और स्टेट इन दोनों की अगर बात करें तो अंडमान निकोबार आइसलैंड जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, और फॉलो बाय सिक्किम, उसके बाद सिक्किम है, उसके बाद केरला है। वहीं अगर हम स्टेट की बात करें कि ओनली अगर हम स्टेट की बात करें तो हाईएस्ट शेयर कहाँ पे, तो महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल। तो इन चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इसका महाराष्ट्र हो जाएगा कि एक्सीडेंटल डेथ सुसाइड रिपोर्ट 2023 में सबसे अधिक आत्महत्याओं की प्रतिशत किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, ऑन October 1 द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO प्रोजेक्ट स्वास्तिक सेलिब्रेटेड विच राइजिंग डे। तो हाल ही में जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने उनका जो प्रोजेक्ट था एक स्वास्तिक, उसका कौन सा दिवस मनाया है, तो राइट ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है 60 वर्ष, 65 वर्ष, 17वां वर्ष और या 55वां वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो 65वां वर्ष मनाया गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट है यहाँ पर ये क्या था कि मान लीजिए जो आपका जो बॉर्डर एरिया है, नॉर्थ ईस्ट एरिया का या बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे रोड का डेवलपमेंट करना है, ब्रिज बनाना है, ये सारे काम कौन करती है, तो आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो अगर इसकी हम बात करें कि यहाँ इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब होता है बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन, तो 7 मई 1960 को इसका स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ना कि जो मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट और हाईवे के अंदर। तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, लगभग 1412 किलोमीटर का रोड इन्होंने अब तक बनाए हैं और लगभग 80 जो मेजर जो ब्रिज बनाए हैं। वहीं 7 मई को इसकी स्थापना की। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में। मोटो इसका है सर्वम सर्वम ध्येयम, एवरीथिंग इज पॉसिबल थ्रू हार्डवर्क, एवरीथिंग पॉसिबल थ्रू हार्डवर्क, ये इसका मोटो है। और एनसीसी का भी हम लोगों ने देखा था, एनसीसी का मोटो क्या है, यूनिटी इन डिसिप्लिन। क्या है, यूनिटी इन डिसिप्लिन। ठीक है, तो याद रखिएगा। वो एनसीसी कब बना था, ये तो 1948 में और ये 1960 में बना है। इसका भी हो गया हिंदी में। आप देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज़ अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ द 170 किलोमीटर रेलवे लाइन टू कनेक्टिंग विच 2 लोकेशन इन बिहार। अभी हाल ही में जो अश्वनी वैष्णव जी हैं, अश्वनी वैष्णव कौन है, अश्वनी वैष्णव कौन है, ये हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं। ठीक है, रेलवे मिनिस्टर, इन्होंने अनाउंस किया है, मंजूरी मिल गया है कि लगभग 117 किलोमीटर रेलवे लाइन बनाई जाएगी। तो बिहार के 2 रीजन को जोड़ने के लिए कौन सा है, तो बिहटा औरंगाबाद जो नारायणा रोड है, बिहटा औरंगाबाद को जोड़ा जाएगा। और इसके बाद इस रोड से होने के बाद क्या हो जाएगा कि अरवल जो है पहली बार ये रेल मैप के ऊपर आ जाएगा। कि अब इससे पहले जो यहाँ से अगर हम देखें कि अरवल औरंगाबाद जाने के लिए पटना से भी या किसी भी साइड से अगर देखिएगा तो डायरेक्ट रोड लिंक वगैरह नहीं है, बस वगैरह इन सारी चीज़ों का तो कनेक्शन है, बट वो भी उतना एफिशिएंट नहीं है। तो रेल लिंक से के साथ इसको जोड़ा जा रहा है। तो ये 117 किलोमीटर का है। इसमें अगर देखिएगा तो 13 किलोमीटर का जो एरिया है ये ऑलरेडी बन के तैयार हो चुका है। आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कनेक्टिविटी करेगा किसमें, जो मगध और जो शाहबाद रीजन है इसको कनेक्ट करेगा। अरवल डिस्ट्रिक्ट जो है पहली बार रोड मैप पे आ जाएगा। रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की है, जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे को ये जोड़ता है। कौन सा, ईस्ट सेंट्रल रेलवे को ये जोड़ता है। लगभग टोटल खर्चा कितना आएगा, 3606.42 जो करोड़ रुपये है, इतने का टोटल लगभग खर्चा आएगा। ठीक है, अगला है 6ठा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश फॉर द बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 हाउ मैनी वोटर आर एलिजिबल टू वोट। कि अभी जो देखेगा तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में रिपोर्ट जारी किया, उसके अगर देखेंगे तो SIRP रिपोर्ट जारी किया है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो बिहार में टोटल जो एलिजिबल वोटर कितने हैं। ठीक है, एलिजिबल वोटर कितने हैं, वैलिड अगर ऐसे देखें तो वैलिड वोटर कितने हैं, तो ये पहला ऑप्शन है 6.5 करोड़, 7.42 करोड़, 8.1 करोड़ या लगभग 7 करोड़। तो कितना है, तो 7.42 करोड़ जो है अभी यहाँ तक की बात की गई है, इतना है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने ये बात की है। चीफ इलेक्शन कमीशनर है तो श्री गणेश कुमार है ये, तो कौन, तो 26वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं ये। ठीक है, अब वहीं अगर यहाँ पे 1-2 चीज़ अगर हम बात करें, जैसे बिहार इलेक्शन की बात चल रही है, बिहार इलेक्शन बात करें, अगर अभी हम अगर देखें, अगर बिहार कास्ट सर्वे की अगर बात करें
कास्ट सर्वे की अगर हम बात करें तो लगभग 13 पॉइंट समथिंग करोड़ के आसपास बिहार की पॉपुलेशन है। बट अभी देखिए कितने, लगभग 7.42 करोड़ के पास ही वैलिड, यानी कि इतने लोग ही वोटर एलिजिबल हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि बिहार में अगर हम बात करें, बिहार अगर हम ऐसे मैप बनाए बिहार का अपना, ये रफ मैप है, रफ मैप है। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग कितने 243 असेंबली सीट है, कितने हैं। वहीं पर अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 40 सीट है। वहीं अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 16 सीट है। वहीं अगर हम आपके जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर हम बात करें तो कितने सीट है, तो ये 75 सीट है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में 75 सीट है। ठीक है, इसको देख ले, 75 ही आई थिंक, अगर इनकरेक्ट हो तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहता है कि एससी के लिए कितने जो सीट रिजर्व है, कितना सीट रिजर्व है एससी पॉपुलेशन के लिए। अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो एससी पॉपुलेशन के 38 सीट रिजर्व है। हर एक तरीके से मान लें कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सीट रिजर्व है। वहीं पर अगर हम एसटी पॉपुलेशन के करें तो एसटी पॉपुलेशन के लिए कितने सीट रिजर्व है, तो एसटी पॉपुलेशन के लिए 2 सीट रिजर्व है। ये 2 सीट रिजर्व कहाँ कहाँ है, एक तो कटिहार का है, कटिहार का जो मनिहारी है, मनिहारी वहाँ पर है, और एक बांका का, बांका डिस्ट्रिक्ट का एक है, कौन सा है, तो कटोरिया, बांका डिस्ट्रिक्ट का कटोरिया जो कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये 2 एसटी पॉपुलेशन के लिए जो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली है 243 सीट है, उसमें से ये इतनी सीट रिजर्व है। वहीं पे अगर हम लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में अब देखिए तो 6 सीट जो है जो एससी कम्युनिटी के लिए रिजर्व है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताया कि ये 6 जो कॉन्स्टिट्यूंसी कौन कौन से हैं बिहार के अंदर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हम लोगों ने देख लिया कि बिहार विधानसभा में तो कितने, लगभग 7.72 करोड़ जो पॉपुलेशन है जो एलिजिबल वोटर हैं। अगला क्वेश्चन है द फिलीपीन रिसेंटली स्ट्रक बाय ए 6.9 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक। आज ही कल ही आया था 2 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को। तो देखते हैं कहाँ पर हुआ था, ये लोकेटेड कहाँ पे। तो अगर हम वहाँ पर देखें फिलीपींस, हमारा फिलीपींस का अगर हम एरिया देखें तो फिलीपींस कहाँ है, यहाँ मैंने मैप लगाना भूल गया हूँ आज। ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ देखिएगा तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो लोकेशन, अगर हम अगर इंडिया का ही अगर मैप बनाएं, अगर ऐसे हम इंडिया का रफ मैप बनाएं इंक्लूडिंग द वो, तो ऐसे साउथ एशिया कंट्री आता है, फिर ऐसे करके ये चाइना वगैरह पार्ट सब चला जाता है, और यहाँ पर आपको ये यहाँ श्रीलंका आ जाता है, और ये पार्ट ऐसे देखिएगा इधर से इस एरिया में जो रहेगा यहाँ इधर ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, और ये एरिया सब जो है ये आपका कहलाता है आपका जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, जैसे फिलीपीन हो गया, मनीला हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, ये सारी चीज़ ये 2 इधर के अंडर रहते हैं। तो यहाँ पर आता है तो ये साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट माना जाता है। ठीक है, वहीं फिलीपींस का देखें तो क्या है, साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में है। तो यहाँ पर देखें ये पैसिफिक, ये इंडियन ओशियन है, यहाँ इंडियन ओशन होता है, ये पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन किधर है, तो वेस्टर्न साइड में, पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न साइड में ये पड़ता है, और ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का जो रीजन के अंदर आता है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो फिलीपींस जो है इसके ईस्ट में है, 2 सेलिबस सी जो है साउथ में है, सुलू सी जो है इनके साउथ वेस्ट में है, साउथ चाइना सी तो वेस्ट नॉर्थ के अंदर है। तो साउथ चाइना सी की अगर बात करिएगा तो यहाँ पर ये साउथ चाइना सी आते हैं, तो वेस्ट इसके अंदर इसके हो जाता है। हाईएस्ट अगर पॉइंट देखें तो माउंट ओपो जो है यहाँ की जो फिलीपीन की हाईएस्ट है, और कैगियान रिवर और मिनेंदो, और ये 2 रिवर यहाँ पर मिलती है। ठीक है, आप लोग बताइए कि फिलीपीन की जो राजधानी कहाँ पर है, तो फिलीपीन की राजधानी कहाँ है, तो यहाँ दिया हुआ है मनीला है। फिलीपीन की राजधानी कहाँ है, मनीला है। ठीक है, मनीला के अंदर एक और चीज़ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, एशियन डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, तो ये मनीला में है। मनीला में एक और चीज़ है जो आई थिंक राइस का जो है इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट है, उसका भी यहीं पर है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं न्यूली कॉन्स्टिट्यूट पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। जो एक पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनाया गया है आरबीआई के द्वारा, जो रिस्पॉन्सिबल होगा, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ए ऑप्शन है रेगुलेटिंग द कमर्शियल बैंक,
लीडिंग पॉलिसी, रेगुलेशन द सुपरविजन ऑफ पेमेंट सिस्टम अंडर द पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007। अगला होगा मैनेजिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया और सेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी एंड रेपो रेट। तो ये तो किसका काम है, मॉनेटरी पॉलिसी का काम है, एमपीसी का काम है। तो यहाँ पे क्या पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड को बनाया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, रेगुलेट द सुपरविजन एंड पेमेंट ऑफ द अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। ठीक है, यहाँ पे बनाया गया है, ये 6 मेंबर की एक बॉडी है, क्या 6 मेंबर बॉडी है। आरबीआई के जो गवर्नर है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे इसके, बाकी और मेंबर सब भी होंगे। ठीक है, तो गवर्नर जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, डिप्टी गवर्नर होंगे, कुछ गवर्नमेंट से भी 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड मेंबर भी इसके अंदर रहेंगे। ये कितने साल के लिए होगा, 4 साल के लिए होगा और रीन्यूएबल होगा, 4 साल में होगा। जो डिसक्वालिफिकेशन है, जो इसमें जो 70 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंसी, क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं होना चाहिए 180 दिन से ज़्यादा, और एमपी एमएलए वगैरह इसके अंदर पार्ट नहीं होंगे। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, अगला ये सारी चीज़ें बता ही दी है मैंने, हिंदी के अंदर ये दिए हुए हैं। अगला है द सिफोन पावर्ड थर्मल डिस्टिलेशन। सिफोन पावर थर्मल डिस्टिलेशन हाल ही में न्यूज़ में देखा गया, आईआईएससी बेंगलोर के द्वारा डेवलप किया है, जिसमें क्या करेगा तो सी वाटर जो है, सी वाटर को थर्मल स्टेशन का फाइबर का यूज करके हम लोग ड्रिंकिंग वाटर में, यानी सॉफ्ट वाटर में, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए फैब्रिक मेटल सिप्सन सिस्टम यूजिंग सोलर और वेस्ट हीट। तो राइट आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा, तो आईआईएससी के साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया है जो सिफोन पावर्ड थर्मल डिस्टिलेशन। इसमें जो ग्रो मेटल सरफेस वगैरह इसका यूज़ करके, ये जो थिन फिल्म इवेपोरेशन और हीटर सरफेस वगैरह यूज़ करके हम लोग, मेनली काम होगा हमारा कि जो सी वाटर वगैरह है उसको एफिशिएंट यूज करना है। ठीक है, अगला है इंडिया रैंक 128 ग्लोबली एंड 16 इन रीजनली इन 2015 स्कोर ऑफ 53 रिफ्लेक्टिंग द मार्जिनल इम्प्रूवमेंट विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश दिस रिपोर्ट। इंडिया रैंक ग्लोबली इन regionally, India rank 120th in globally and 26th regionally in the score of reflecting the marginal improvement organization in publish in this। तो नहीं, हाल ही में ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है, कौन सा, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का फाइनेंशियल इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया है। फाइनेंशियल इंडेक्स क्या है, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। क्या, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम का एक रिपोर्ट जारी किया, किसने किया है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया गया है। ठीक है, इसमें इंडिया का रैंक कितना रहा है, तो 128th रैंक रहा है, 53.0 जो इसका स्कोर रहा है। ठीक है, वो इकोनॉमी, कंपटीशन, गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें रहते हैं। चलिए आप लोग अगर बताइएगा कि जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में कितना रैंक है, तो अगर देखें तो 96 रैंक है। वहीं पर अगर हम बात करें जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, तो 130 है। इसी से एक अगर बढ़ा दीजिएगा तो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में कितना इंडिया का रैंक है, तो 131 है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें कि जो इंडिया का जो अगर रैंक बढ़ेगा कि जो SDG इंडेक्स है, इसके अंदर क्या है, तो 99वां रैंक है। ठीक है, और क्या कहें, हाँ इसमें पीस के अंदर अगर पीस की बात करें तो पीस के अंदर 115वां रैंक है। ठीक है, मिलते नहीं, आगे और क्वेश्चन बचा हुआ है। तो स्पाइसेस रूट इनिशिएटिव जो लॉन्च किया है केरला के द्वारा मुजरिस प्रोजेक्ट लिमिटेड, इसका एम क्या है, तो इसका मेन एम होगा आपका to promote the heritage and spices based tourism while reviving the intangible cultural heritage। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पाइसेस रूट इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया है, 10 यूनिक जो टर्मरिक सर्किट वगैरह में, और ये किसके सपोर्ट से, तो यूनेस्को के सपोर्ट से इसको तैयार किया गया है। तो चलिए ये हमारा आज का क्वेश्चन हुआ। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच। और भी किसी तरीके का आपको रिक्वायरमेंट है या किसी तरीके से और कुछ इंप्रूवमेंट किया जा सके, क्या ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मिलते